सर, जो एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई थी, उसको शुरुआत करने का कारण क्या था? जो एनएसएस की शुरुआत की गई थी उसके पीछे जो गांधी जी का दर्शन था कि हमारे जो युवा हैं देश के, वो समाज सेवा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए। तो विवेकानंद जी को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, क्योंकि वो भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़े कहें रोल मॉडल हैं। और ये कॉलेज स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई। तो एक कॉलेज या स्कूल में उसकी अलॉटमेंट कौन करता है कि कितने यूनिट्स मिलने चाहिए? मद्देनजर रखा जाता है कि एनएसएस लेने वाले बच्चे किस स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा है। उसी हिसाब से अगर किसी कॉलेज को 1 की ज़रूरत है, किसी को 2 की ज़रूरत है, किसी को 3 की ज़रूरत है। नॉट मी बट यू हम सुनते हैं, स्वयं से पहले आप। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा से दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। यही दर्शाता है नॉट मी बट यू। एनएसएस का वॉलंटियर बनना चाहता है, उसका एसोसिएशन एनसीसी के साथ ना हो, ऐसा कुछ हम सुनते हैं। हाँ, ये मैंडेटरी है कि हमेशा ये गाइडलाइंस में भी होता है जी कि जो एनसीसी कैडेट है वो एनएसएस वॉलंटियर नहीं बन सकता। तो एनएसएस वॉलंटियर पे सरकार बहुत ज़्यादा रिलाय करती है ऐसा? ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि सरकार और प्रशासन सब ये मानते हैं कि अगर कोई काम एनएसएस को दिया है तो वो काम हो जाएगा। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर वही बनता है जिसमें टेम्परामेंट होता है समाज की सेवा करने का। और दूसरी बात, जो एनएसएस वॉलंटियर आते हैं वो वॉलंटियरिज्म से आते हैं, खुद की इच्छा से आते हैं। तो स्वच्छता जो लोगों की भ्रांति है वो तो एनएसएस नहीं है सिर्फ, कि उसकी डेफिनेशन। देखो, ये एनएसएस को लेके कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है। एनएसएस का मतलब सफाई, क्योंकि ये जो बहुत ही एक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, जो शायद कई बार प्रशासन के लिए चीज़ें इतने जल्दी कर पाना इतना आसान नहीं हो, तो एनएसएस वॉलंटियर उसको बड़े सही ढंग से अंजाम देते हैं। पीछे देखा रेल दुर्घटना हुई, वहाँ वॉलंटियर तैयार थे। ऐसे ही जैसे केरला, उधर साउथ के अंदर लैंडस्लाइड हुई, वहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर, और कोविड के दौरान तो एनएसएस वॉलंटियर ने अपना लोहा मनवाया है। एनएसएस वॉलंटियर एक वॉलंटियर नहीं है, वो लीडर भी है। बिल्कुल। तो अपने साथियों को मोटिवेट भी करता है और साथ लेके भी चलता है। और ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं ये कहूँगा कि आज चंडीगढ़ का कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको एनएसएस की जरूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। Today I am glad to be here at the Pranay Media Studio. And today is a very special episode for all the youth watching us, as we'll have a very meaningful conversation about the NSS. NSS, which means National Service Scheme or Rashtriya Seva Yojana, was launched in the year 1969 to commemorate Mahatma Gandhi Ji's centenary year. आज राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कुछ लोगों का समूह था, आज गली गली, शहर, राज्य, पूरे देश में फैल चुका है, और जिसके स्वयं सेवक हम हर जगह देखते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ इसी की विस्तार से जानकारी देने के लिए एनएसएस यूटी चंडीगढ़ के स्टेट लाइजन ऑफिसर डॉक्टर नेमिचंद गोलिया जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, जो एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई थी, भारत सरकार ने इसकी जो शुरुआत की थी, उसको शुरुआत करने का कारण क्या था और किन लोगों को उसके अंदर लिया गया, सम्मिलित किया गया? जो एनएसएस की शुरुआत की गई थी उसके पीछे जो गांधी जी का दर्शन था कि हमारे जो युवा हैं देश के, वो समाज सेवा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए। और उनके इस दर्शन को चरितार्थ करने के लिए उनके जन्म के 100 साल हुए 1969 के अंदर जी। तब इस एनएसएस की शुरुआत की गई, जिससे कि भारत के युवा के पास जो असीम ऊर्जा है उसको वास्तविकता में रूपांतरित करके हम देश का विकास करें, राष्ट्र का निर्माण करें, लोगों की सेवा करें। और आदर्श के रूप में कि एनएसएस वॉलंटियर किसको फॉलो करें, तो विवेकानंद जी को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, क्योंकि वो भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़े कहें रोल मॉडल हैं जी। और इसलिए एनएसएस का जो दर्शन है, जो काम करने की प्रवृत्ति है इसके अंदर, वो 2 लोगों के दर्शन पे है, महात्मा गांधी जी और विवेकानंद जी। जी। तो सर, जब इसकी शुरुआत हुई
और अभी किन लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया, वो हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर किन लोगों को लिया गया? शुरुआती दौर में जब इसकी शुरुआत की गई तो 40,000 वॉलेंटियर्स से शुरुआत हुई और ये कॉलेज स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई। पर आगे चल कर के इसमें कक्षा 11 और 12 के युवाओं को भी शामिल किया गया और वर्तमान में इसकी संख्या 40 लाख से भी ज़्यादा है संपूर्ण देश में। तो यानी पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के और अब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड कर लिए गए। हाँ जी। तो सर, जो एक ये सोशल सर्विस एक्टिविटी है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री के किस के अंतर्गत ये आएगी और इसका संचालन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कर रही है, तो वो किस प्रकार से संचालित करती है ग्राउंड लेवल तक? ये एनएसएस की जो एक्टिविटी है भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है और उसके अंदर एनएसएस का एक निदेशालय बना हुआ है जिसके अंदर इसके ऊपरी स्तर पर देखें तो जो मंत्री होते हैं इस मंत्रालय के, वो इसके प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक तौर के ऊपर जो सचिव होती हैं वो प्रशासनिक प्रमुख होती हैं और निर्देशालय स्तर पर निर्देशक प्रमुख होती हैं। ये केंद्रीय स्तर पर है। फिर बहुत सारे रीजन हैं, 5-6 रीजन हैं। उन रीजनों के आधार पर अलग अलग राज्यों को उनके समन्वय और कोऑर्डिनेशन के लिए बाकायदा रीजनल ऑफिसेस बनाए गए हैं मंत्रालय के। जैसे मैं कहूँ कि चंडीगढ़ निदेशालय है या जो रीजनल सेंटर है उसके अंदर पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ का है। इस तरह से जयपुर का जो है डायरेक्टरेट है, रीजनल सेंटर है, वो राजस्थान को देखता है। गुवाहाटी का है, वो नॉर्थ ईस्ट को देखता है। इस तरह से पूरे संपूर्ण देश के अंदर एनएसएस की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बाकायदा मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हुए हैं। जी सर, जो अब ग्राउंड लेवल पर अगर किसी स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसएस का क्या एक ग्रुप बनाया जाता है, कैसे उसमें सब एनरोल करते हैं और कितने कर सकते हैं, उसका क्या प्रावधान होगा? एनएसएस जो स्कीम है इसकी सबसे खूबसूरती है कि ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीम है जिसके अंदर जो स्कूल स्तर पर कहें या कॉलेज स्तर के ऊपर कहें एक इकाई होती है, यूनिट होती है जिसको हम एनएसएस यूनिट बोलते हैं। एक एनएसएस यूनिट के अंदर 100 एनएसएस वॉलेंटियर्स को इनरोल किया जाता है जी। तो 100 एनएसएस वॉलेंटियर की एक यूनिट होगी और उसके ऊपर एक अध्यापक को उसका एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो एक यूनिट में 100 छात्र होते हैं या छात्र या छात्राएं होते हैं और उसके ऊपर एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जी। ये तो हुआ एक शिक्षण संस्थान के अंदर एक यूनिट की कार्य प्रणाली जी। फिर क्या होता है कि कॉलेजों के अंदर जो ये एनएसएस की इकाई होती है, इन सभी कॉलेजों को मिला के बाकायदा विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर जब इनकी जो भी गतिविधियां होती हैं वो विश्वविद्यालय समन्वयक या कोऑर्डिनेटर संचालित करता है। इसी प्रकार स्कूल के अंदर जो गतिविधियां होती है +2 काउंसिल कोऑर्डिनेटर होता है, वो उनकी देखरेख करता है। विश्वविद्यालय का कोऑर्डिनेटर और +2 काउंसिल कोऑर्डिनेटर का वो स्टेट एनएसएस ऑफिसर के अंडर में होते हैं। स्टेट एनएसएस सेल है, जैसे चंडीगढ़ एनएसएस सेल है तो उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर और जो विभिन्न कॉलेज हैं उनके लोग उनके अधीन काम करते हैं। साथ ही साथ जो स्कूलों के अंदर +2 कोऑर्डिनेटर और स्कूल हैं उसके अधीन काम जो काउंसिल है। हाँ जी। तो सर, जो आपने बताया कि मंत्रालय से लेकर के क्षेत्रीय निदेशालय से फिर रीजनल के जो आगे बटे हुए हैं, उससे आगे फिर स्टेट ऑफिस हो गया और फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हुए, ऐसे ही, और उसके बाद कॉलेज और हाई स्कूल हुए। तो अगर जो यूनिट्स, जो इकाई है किसी कॉलेज को, वो फिक्स रहती है कि इतने ही यूनिट्स मिलेंगे एक यूनिट के अंदर, यानी 100 स्वयंसेवक, तो एक कॉलेज या स्कूल में उसकी अलॉटमेंट कौन करता है कि कितने यूनिट्स मिलने चाहिए? जो एक कॉलेज के अंदर इकाइयों का जो वितरण है वो, जैसे आजकल कहें कि हम कुछ तो इकाइयां हैं जो मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित होती हैं, कुछ इकाई हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं। तो मंत्रालय के द्वारा जो इकाइयाँ आती हैं उनको बाकायदा और स्टेट एनएसएस सेल के पास आती है। स्टेट एनएसएस सेल ये डिसाइड करना है कि कितनी कॉलेजेस को देनी है, कितनी स्कूलों को देनी है जी। और बाकायदा इसके अंदर ये मद्देनजर रखा जाता है कि एनएसएस लेने वाले बच्चे किस
स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा है। उसी हिसाब से अगर किसी कॉलेज को 1 की ज़रूरत है, किसी को 2 की ज़रूरत है, किसी को 3 की ज़रूरत है, और साथ ही साथ साल में उनका बाकायदा मूल्यांकन किया जाता है, उनकी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई संस्थान उन इकाइयों के अनुरूप कार्य संचालन नहीं कर पा रहा है तो राज्य जो सेल है वो यूनिट्स का रीअलोकेशन कर सकती है, उस संस्थान से इकाइयाँ लेके दूसरे संस्थान को भी दे सकती है। यानी एक बेसिस तो रहा स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं, या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सभी को तो एनएसएस में, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं, फिर ये वॉलंटरी वर्क है जी। तो वॉलंटरी वर्क सभी के लिए मैंडेटरी तो नहीं कर सकते जी। जो विलिंग होते हैं उनको लिया जाता है, तो ये सभी के लिए नहीं होता। इसलिए कि भाई हम ये कहें कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, ये नहीं होता। वॉलंटरीली जो आते हैं, जो सर्विस देना चाहते हैं, उनको ही किया जाता है। आपने सर अभी 2 तरह की यूनिट्स जो बताई एनएसएस की रहती है, एक तो जो हायरार्की स्ट्रक्चर हमने समझा, मंत्रालय से रीजनल डायरेक्टरेट और आगे स्टेट सेल, फिर यूनिवर्सिटी और आगे कॉलेजेस या काउंसिल से हाई स्कूल, उधर से फंडिंग जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एनएसएस के लिए रहती है। लेकिन आपने जो सेल्फ फाइनेंस का जिक्र किया, उसकी फंडिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है? शुरुआती दौर में तो एनएसएस की जितनी भी इकाइयाँ होती थी वो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती थी जी। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई, तो और एनएसएस यूनिट की मांग बढ़ती गई जी। और क्योंकि इसके अंदर वित्तीय संसाधन इन्वॉल्व होते हैं तो इसका सामना करने के लिए बाकायदा कि ये जो सेल्फ फाइनेंस यूनिट है उनकी परमिशन के लिए तो स्टेट एनएसएस सेल और जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनकी अनुमति से वो शुरुआत कर सकते हैं। पर कई राज्यों ने तो इनका वित्त पोषण अपने आर्थिक संसाधनों से किया, पर इसके अंदर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल्फ फाइनेंस का, कि जो संस्थान है वो इसके लिए वित्तीय संसाधन खुद जुटाए और इन इकाइयों को चलाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सेल्फ फाइनेंस यूनिट शुरू की गई थी। जैसे मैं चंडीगढ़ का उदाहरण दूं तो चंडीगढ़ के अंदर 41 सेल्फ फाइनेंस यूनिट है जिनका वित्त पोषण चंडीगढ़ प्रशासन करता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। यस। और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद चाहे तो वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान? हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहे तो खुद भी कर सकती है जी। तो एनएसएस के अंदर जैसे एक मोटो रहता है बहुत सुंदर, नॉट मी बट यू, हम सुनते हैं स्वयं से पहले आप, और उसका जो लोगो है वो भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लोगो है। उसका मीनिंग क्या रहता है? लोगो के पीछे जो है ना, ये लोगो जो एनएसएस का है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है जी। तो इसके अंदर जो 8 बीच में ताड़ियाँ होती हैं वो अनवरत लगातार चलते रहने की प्रेरणा देती हैं, 24 आवर्स चलते रहने की प्रेरणा देती है। और वो 8 पहर जो 8 पहर, और इसके अंदर जो लाल कलर भरा हुआ है वो युवा की एनर्जी को, ऊर्जा को दर्शाता है जी। कि युवा में बहुत एनर्जी होती है और वो इसको एनर्जी के माध्यम से बड़े ही कार्यों को बड़े आसानी ढंग से कर सकता है। और उसके अंदर जो नीला रंग है वो ये दर्शाता है कि जो ये ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है जी, उसकी एनएसएस एक छोटी इकाई है जो अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान करती रहती है। जी, बहुत सुंदर। इसका मोटो भी बहुत सुंदर है, स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा से दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। यही दर्शाता है नॉट मी बट यू, कि सेल्फलेसली वी हैव टू सर्व द अदर्स। जी, बहुत सुंदर। तो सर, अगर कोई अब एनएसएस वॉलंटियर बनना चाहता है, वो जैसे +1 में आया है, हाई स्कूल में आया है, तो वो वॉलंटियर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ हाइट का, कुछ क्वालिटीज़ का, कुछ कैरेक्टर्स का, कॉलेज में भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक? वैसे तो एनएसएस के अंदर सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है विलिंगनेस, वॉलंटियरिज्म उसके अंदर होना चाहिए। जी, वो खुद चला के आए, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो विलिंग है, वॉलंटियरली वांट टू, ही और सी वांट टू सर्व, वो एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। पर देखने में अब ये आ रहा है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है जी। तो कहीं न कहीं जो इकाइयाँ एनएसएस की वो बहुत कम होती हैं। तो ये कॉलेज और या संस्थान का अपना
डिस्क्रिशन है कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म अपनाए, जैसे इंटरव्यू लेके करते हैं, उसकी विलिंगनेस को देखते हैं, उसकी एक्टिवनेस को देख के वो यूनिट के अंदर एनएसएस वॉलेंटियर को लेते हैं। जहाँ तक हाइट और इनका क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया एनएसएस वॉलेंटियर बनने के लिए नहीं है, पर हाँ कुछ कैंप हैं जिनके लिए इनकी ज़रूरत होती है, जैसे रिपब्लिक डे परेड, उसके लिए एक हाइट का भी एक पैमाना है। पर रिपब्लिक डे परेड एक छोटा सा पार्ट है कैंप का, जो कहें कि सेवा के लिए इतना अनिवार्य नहीं है जी। तो ये बेसिक पर्पज है, जो उद्देश्य है एनएसएस का, वो सेवा है, वॉलंटरली है, कुछ नहीं है। हम एक ये बात भी सुनते हैं कि जो एनएसएस के अंदर है, यानी जो वॉलंटियर एक एनएसएस का वॉलंटियर बनना चाहता है, उसका एसोसिएशन एनसीसी के साथ ना हो, ऐसा कुछ हम सुनते हैं। हाँ, ये मैंडेटरी है कि हमेशा ये गाइडलाइंस में भी होता है जी कि जो एनसीसी कैडेट है वो एनएसएस वॉलंटियर नहीं बन सकता जी, जब तक एनसीसी उसके पास है जी। वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एनसीसी कैडेट रहते हुए, एनएसएस की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी एनसीसी वाले एनएसएस में नहीं जा सकते। हाँ, और एनएसएस वाले एनसीसी में उनका एसोसिएशन नहीं है। हाँ, एक इसी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत NYKS आता है, उसका भी नाम कई बार सुनते हैं, तो उसका एनएसएस से क्या लिंक है? क्योंकि काम तो एक समान करते हैं कि जो उनके निर्देशन में करते हैं, पर उनमें कुछ फ़र्क या सेम? बहुत अंतर है। अच्छा। जो नेहरू युवा केंद्र है वो ग्रामीण युवाओं के लिए समर्पित है और उन युवाओं के लिए है जो किसी संस्था में नहीं है जी। और एनएसएस जो पंजीकृत संस्थाएं हैं जी, जो जैसे शिक्षण संस्थान ही हैं, उनके अंदर जो रेगुलर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हीं के लिए एनएसएस है जी। इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूर हुआ है कि जो पहले एनएसएस वॉलेंटियर सर्व के वो, पर वो इनफॉर्मली है, फॉर्मली नहीं है। जैसे हमने चंडीगढ़ में ओपन यूनिट खोली तो वो एनएसएस का काम कर सकते हैं, पर मंत्रालय के और एनएसएस के निर्देशालय में उसका कोई औपचारिक स्थान नहीं है। तो ओपन यूनिट में कौन रहेंगे? जो स्कूल और यूनिवर्सिटी के एनएसएस में नहीं है, कॉलेज के एनएसएस में जो एनएसएस में वो फॉर्मली वे में नहीं आ सकते, या जिन्होंने एनएसएस में पहले काम कर लिया आगे कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, दे कैन जॉइन ओपन यूनिट। क्योंकि एक भावना तो पैदा हो ही जाती है इतने सालों से काम करते करते राष्ट्रीय सेवा योजना से। तो ये NYKS है वो रूरल यूथ के लिए है जी, जो किसी विद्यालय में या शिक्षण संस्थान में नहीं जाते। जी। एनएसएस शिक्षण संस्थान में जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनके लिए है, तो बड़ा फर्क है। जी। एक ये बात भी खास देखने को आती है कि भारत सरकार द्वारा, किसी भी मंत्रालय द्वारा कुछ भी एक नेशन वाइड कैंपेन चलाना हो पूरे भारत में, अगर उसको जल्दी टेकअप करना वो चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़रें एनएसएस वॉलंटियर पे रहती है कि कैसे वो, हमने हायरार्की भी समझी, उसको वहाँ तक जल्दी पहुँचाकर उसको जल्दी टेकअप करना और जल्दी रिपोर्ट दिखाना, शो करना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो एनएसएस वॉलंटियर पे सरकार बहुत ज़्यादा रिलाय करती है। ऐसा ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि सरकार और प्रशासन सब ये मानते हैं कि अगर कोई काम एनएसएस को दिया है तो वो काम हो जाएगा। जी। एक इसके पीछे जो 2-3 कारण हैं। जी। पहला कारण तो ये कि ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीम है, बिल्कुल, जिसके अंदर 1-to-1 कांटेक्ट रहता है। दूसरा कारण है कि जो प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस की बैकबोन होता है और उनका विद्यार्थियों के साथ जो अनौपचारिक संबंध है जी, वो बहुत मायने रखता है। जी। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर वही बनता है जिसमें टेम्परामेंट होता है समाज की सेवा करने का। जी। और दूसरी बात, जो एनएसएस वॉलंटियर आते हैं वो वॉलंटियरिज्म से आते हैं, खुद की इच्छा से आते हैं। बिल्कुल। तो जब वो एनएसएस में आ जाता है तो उसका व्यक्तित्व इस प्रकार से ढल जाता है कि कोई भी काम उसको 24 आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 पहर उसके हैं, तो वो उसको जीवन में अपनाता है। और जो उसका लोगो नॉट मी बट यू, ये 2 चीज़ें हैं जो उसके जहान में होती हैं और वो हमेशा तैयार रहता है दूसरों की सेवा करने के लिए। और यही कारण है कि ये किसी भी वक्त आप 24 आवर्स में एनएसएस वॉलंटियर को कोई भी काम दे दीजिए, वो इसके लिए तैयार रहता है। और सबसे बड़ी बात, एनएसएस वॉलंटियर अब लीडरशिप रोल में आ गया
और वो ये महसूस करता है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उसके सामने ये बहुत बड़ा अहम प्रश्न होता है। तो एनएसएस वॉलंटियर इसलिए हमेशा तैयार रहता है, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए जी, तो इतना एडवर्स कंडीशन थी, इतनी गर्मी थी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं पता था कि एनएसएस वॉलंटियर इतना अच्छा काम कर पाएगा, सेवा कर पाएगा। उस प्रतिकूल वातावरण के अंदर एनएसएस वॉलंटियर ने जो कर दिखाया और उसका लोहा चंडीगढ़ प्रशासन ने माना। ऐसे ही जैसे आपने पीछे देखा रेल दुर्घटना हुई, वहाँ वॉलंटियर तैयार थे। ऐसे ही जैसे केरला उधर साउथ के अंदर लैंडस्लाइड हुई, वहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर, और कोविड के दौरान तो एनएसएस वॉलंटियर ने अपना लोहा मनवाया है। तो एनएसएस का जो वॉलंटियर है, कोई भी काम उसको दे देते हो तो निश्चित रूप से वो काम होके ही रहेगा। यानी एनएसएस वॉलंटियर इज वन कॉल अवे। तो और जो इसकी रूपरेखा है, जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर समझा या किस तरह से एनएसएस वॉलंटियर की वर्किंग रहती है मंत्रालय से लेकर यहाँ तक, बहुत सारे एनजीओज हैं यहाँ पे, सेवा संस्थाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, अगर मैं सही हूँ या नहीं, कि एक एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम ही ऐसी है जिसका एसोसिएशन मंत्रालय के साथ है, जिसका भारत सरकार के साथ है, और जो इतनी जल्दी सेवा कार्यों को अपनाकर कर लेती है। वरना सभी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन एनएसएस को हम सरकारी संस्था कहें तो वो सही बात रहेगी। बिल्कुल सही रहेगी। और सबसे बड़ी इसके अंदर जो एक खूबसूरती है एनएसएस की, इसमें कंटिन्यूस एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, मंत्रालय से लेके वॉलंटियर तक। अच्छा। और इवन दो इसकी एक साधारण सा एनएसएस वॉलंटियर भी मंत्री से संवाद कर सकता है, विभिन्न अधिकारियों से संवाद कर सकता है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है। वो अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखता, भारत का एक हिस्सा देखता है वो, क्योंकि सब लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सबकी भावना एक होती है। तो ये जो एनएसएस वॉलंटियर होने का जो टसन है जी, वो उसमें वो काम के लिए भी उसको तैयार रखता है। अच्छा, एक बात सर रह गई थी पीछे पूछने की, एनएसएस वॉलंटियर +1 +2 हाई स्कूल में तो है, लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में है तो क्या उसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्कॉलर्स क्या सब एनरोल कर सकते हैं? एनएसएस वॉलंटियर सब एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो पीएचडी वाला स्टूडेंट भी हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे ग्रेजुएशन वाला हो। यानी जब तक वो अपने एजुकेशन टाइम में है, हाँ, कोई फिक्स नंबर ऑफ इयर्स भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो कहने को लिए स्कीम, जैसे कई बार है ना अवार्ड देने की बात आती है तो हम 2 ईयर कंसीडर करते हैं जी, वो एक अलग क्राइटेरिया है। पर बीइंग एनएसएस वॉलंटियर वो रजिस्टर करने के लिए कुछ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जब तक चाहे एनएसएस वॉलंटियर रह सकता है, क्योंकि सेवा करने की तो कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं होती। और रादर ये कहूँगा कि वो आगे तक वॉलंटियर रहता है तो जो पीछे से आ रहे वॉलंटियर है उनके लिए वो एक मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि एनएसएस वॉलंटियर एक वॉलंटियर नहीं है, वो लीडर भी है। बिल्कुल। तो अपने साथियों को मोटिवेट भी करता है और साथ लेके भी चलता है। जी, एनएसएस के अंदर हम मेजर देखते हैं, अगर किसी की जो एक मैं कहूँगा भ्रांति रहेगी कि हम एनएसएस वॉलंटियर्स को देखते हैं कि वो या तो सफाई के काम में ही है या सिर्फ एक स्वच्छता कर लेते हैं, यही एनएसएस की एक एक्टिविटी है। तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि एनएसएस में सिर्फ स्वच्छता तो नहीं एक्टिविटी, लेकिन और भी बहुत सारी, जैसे आपने अभी जिक्र किया चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, मैं उसे समझता हूँ एक एनएसएस वॉलंटियर व्हील चेयर्स पे जो ओवर एज्ड है उनको लेकर जा रहा है। तो स्वच्छता जो लोगों की भ्रांति है वो तो एनएसएस नहीं है सिर्फ, कि उसकी डेफिनेशन। देखो, ये एनएसएस को लेके कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है, एनएसएस का मतलब सफाई। सफाई तो हमारी सभी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जी, तो एनएसएस का भी होगा निश्चित रूप से। तो ये तो एक मिसकंसेप्शन है कि एनएसएस का मतलब है सफाई, तो उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है जी। और एनएसएस के अंदर आज देखिए आप, डिजिटल वर्ल्ड है, साइबर क्राइम अवेयरनेस है, जितने भी हेल्थ कैंप्स हैं, हेल्थ चेकअप कैंप हैं, मिशन है, अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर हैं, फिर जैसे जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, एडवेंचर कैंप के लिए लोग जाते हैं, इलेक्शन में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी ड्राइव है जो शायद, क्योंकि ये जो बहुत ही एक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, जो शायद कई बार प्रशासन के लिए चीज़ें
इतने जल्दी कर पाना इतना आसान नहीं हो, तो एनएसएस वॉलंटियर उसको बड़े सही ढंग से अंजाम देते हैं। तो एनएसएस तो वो है जिसके अंदर जो भी चीज़ आई, आप देखिए साइबर क्राइम बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, पर एनएसएस उसके अंदर अवेयरनेस करता है। साइबर सोल्जर्स हमने तैयार कर रखे हैं। पीजीआई का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे 16 का हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको बाकायदा ब्लड डोनेशन की व्यवस्था करते हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाते हैं, व्हील चेयर खींचते हैं, सब कुछ ये सर्विसेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो टेक्निको सेवी भी है। और आज हम देखें कि अगर यूएनओ ये मानता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एड्स अवेयरनेस के अंदर अवेयरनेस की है तो वो इंडिया का एनएसएस है, विश्वविख्यात है। तो ऐसा नहीं है कि एनएसएस के अंदर तो वो सब चीज़ें आती हैं, सरकार के साथ भी काम करता है, प्रशासन के साथ भी काम करता है, समाज की भी सेवा करता है। तो ये कहना कि केवल सफाई है, ये तो एक कहूँगा कि एक भ्रांति ही कहूँगा मैं, और एक मिसकंसेप्शन है। एनएसएस इससे बहुत आगे है। तो वॉलंटियर भी अगर वॉलंटियरिंग कर रहा है तो ना सिर्फ वो सेवा कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा कि वो सेवा तो कर ही रहा है, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर और क्वालिटीज़ को इम्बाइब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि जब वो सेवा कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है। टीम वर्क, क्योंकि इसके अंदर साथ मिलके काम करना, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग से वो लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट कर रहा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक एनएसएस वॉलंटियर के अंदर एक जज्बा होता है कि कई बार हम कहते हैं कि डिसीजन गलत हो गया, सही हो गया, इसमें में पड़े रहते हैं जी। पर एनएसएस वॉलंटियर कहता है कि डिसीजन तो ले लिया, उसको सही करना है। इस जज्बे के साथ वो काम करता है, तो जो चीज़ें बड़ी इम्पॉसिबल लगती हैं वो भी आसान हो जाती हैं। तो एनएसएस वॉलंटियर है, उसका जो ये क्या है, इनर स्ट्रेंथ है उसकी जी, जो उस कार्य को उस अंजाम तक पहुंचाती है। एनएसएस के अंदर अब हमने देखा कि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। इसके अंदर ही जो एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एक माय भारत पोर्टल लॉन्च किया भारत सरकार के साथ मिलकर, तो वो पोर्टल क्या काम करेगा, और उसमें भी विशेष उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो जगह जगह चल रही है उसका भी क्या रूपरेखा है। सबसे पहले जो खेल एवं युवा मंत्रालय ने ये पोर्टल डेवलप किया, और जो जितने भी युवा हैं देश के, उनको एक पोर्टल पे लाने का इनका मकसद था सरकार का जी। और उस पोर्टल के ऊपर कि आज युवा के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सा युवा किस अपॉर्चुनिटी के लिए सूटेबल है, युवा कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है, और कैसे युवा जिसको रोज़गार चाहिए वो अपना सीवी बिल्डअप करके उस पर डाल देता है, कौन सी कंपनियां और प्रशासन वहीं से उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज दें। इस तरह से डिज़ाइन करने का जो फेज मैनर के अंदर ये चल रहा है, उसके लिए जैसे मैं कहूँ कि ELPs बोलते एक्सपीरियंस लर्निंग है, जो नॉलेज इंस्टीट्यूट हैं वो बाकायदा 30-30 दिन की इंटर्नशिप कह सकते हो या एक्सपीरियंस लर्निंग कह सकते हो, वो ओपन करता है, वहाँ पे वो काम करता है, 30 दिन काम करेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे और कहीं पे भी अगर उसको कहीं रोज़गार की ज़रूरत हो, इंटरव्यू देने जाना हो, तो ये पोर्टल बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ सरकार के सामने ये भी रहेगा कि क्योंकि कोई भी योजना या नीति बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास आंकड़े होने चाहिए जी। और हमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स पता होना चाहिए कि किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स है। तो जब युवा इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, अपनी आवश्यकताएँ बताएंगे, तो सरकार को ये पता होगा कि हमें युवाओं के लिए क्या क्या करना है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि युवाओं से सरकार समाधान के लिए सुझाव भी मांग सकती है, और मांग रहे हैं, युवाओं ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से सुझाव भी दिए जा सकते हैं। जैसे अभी देखो यंग इंडिया डायलॉग की 2047 तक भारत को विकसित कैसे किया जाए, इसके लिए क्विज कंपटीशन जी अभी चल रहा है, एसए का चल रहा है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, यहीं से जो सजेशन निकल के आएंगे वही तो विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे, उन सुझावों को, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है, और युवा जब सुझाव देगा तो निश्चित रूप से उनको कैसा भारत चाहिए, तो ये पोर्टल इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, कई बार क्या हो रहा कि सब गतिविधियाँ आइसोलेशन में होती थी
जी। पता ही नहीं होता था सरकार की कि कौन सा संस्थान क्या कर रहा है। अब वो अपनी एक्टिविटी इस पोर्टल पे अपलोड कर पाएगा, प्रोग्राम ऑफिसर के थ्रू या नॉलेज इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो सरकार को दिल्ली में बैठे हुए पता लग जाएगा कि कौन से संस्थान क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सरकार के लिए नीति बनाने और किसी कार्यक्रम को लागू करने में बहुत सहायक होगा। और अगर उसको लगता है कि इस संस्थान में ये पोटेंशियल है तो उसको वो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है और स्किल है उसको यूज कर सकता है। तो इसके मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं। और अगर ये और बड़ा टेक्नो सेवी है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। पूरा युवा जब इस पोर्टल पे आ जाएगा तो इससे युवाओं से संबंधित कोई भी नीति या नीतिगत फैसला लेना हो तो वो सरकार के लिए आसान हो जाएगा। यानी डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है माय भारत पोर्टल के थ्रू यूथ और गवर्नमेंट का, कि बहुत सुंदर, यानी खुद के लिए भी बेनिफिशियल, सीवी भी बन रही है। इवन तो ये कहूँ कि सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। नीति निर्माण में भागीदार बनता है, नीति के क्रियान्वयन में भागीदार बनता है, नीति के मूल्यांकन में भागीदार बनता है। और एक सुशासन के लिए और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सीवी भी बन रही है और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू जो स्पेल प्रोग्राम है, इंटर्नशिप भी, और वो भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर। यस। तो ये बहुत सुंदर योजना है। एक कंसेप्ट एनएसएस का बहुत खूबसूरत, एक और एनएसएस अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है उसका कंसेप्ट, लेकिन एक जो अडॉप्टेड विलेज का कंसेप्ट एनएसएस का चलता है, एक विलेज को अडॉप्ट करना, गोद ले लेना, वो किस तरह से काम करता है? ये एनएसएस की बहुत ही खूबसूरती है कि कोई स्लम और विलेज अडॉप्ट करना। जो इसके अंदर एनएसएस में 2 तरह की गतिविधि होती हैं। एक होती है रेगुलर एक्टिविटी और एक होती है स्पेशल कैंपेनिंग। जी। तो एक यूनिट ने जब एक गांव अडॉप्ट कर लिया तो उस गांव के जो प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, उनके साथ एनएसएस के वॉलंटियर्स का एक कनेक्ट होता है। जी। तो वहाँ पे अगर कहीं लगे कि जैसे कहूँ सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी बिल्डिंग हो गई, वहाँ कहीं पेंट करना हो, इतने संसाधन गांव के पास नहीं होते, तो ह्यूमन रिसोर्स कैंप लगा के जो एनएसएस वॉलंटियर है वो चीज़ करते हैं। जी। दूसरा ये कि उस गांव की क्या समस्याएं हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करते हैं और उन लोगों के साथ एक कनेक्ट फील होता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिसे एनएसएस वॉलंटियर रूरल और स्लम एरिया की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो फ्यूचर में अगर वो जाके किसी प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा तो वो एक सफल व्यक्ति होगा, क्योंकि उसको ग्राउंड की समस्याओं का पता है। बिल्कुल। तो एक एस्पेक्ट तो उसके व्यक्तित्व का हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि गांव के लोगों की समस्याओं को समाधान करने में अगर वो कोई सर्वे कंडक्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन को देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ लोगों के साथ एक कनेक्ट फील करता है, अपना लगाव सुनिश्चित करता है, क्योंकि बार बार वो लोग जाते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है कि, और उसी सेवा से वो खुद भी लर्न करता है। बिल्कुल। यानी वो अधिकतर आसपास के गांव होते होंगे जहां वो रेगुलर जा सकते होंगे वॉलंटियर्स। हाँ जी, हाँ जी। वो एक निश्चित दायरा है जी। कि उनके संस्थान से इतनी दूरी के ऊपर ही अडॉप्टेड विलेज और स्लम होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं हो जाते, और उस गांव के अंदर अपनी कैंपेनिंग करते हैं। जी। एनएसएस की एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहूँगा, बहुत सारे कैंप्स में जाने का मौका मिलता है। उसमें से सबसे पहले अगर चर्चा करें तो एक प्री आरडी है, जो मतलब रिपब्लिक डे, कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी को परेड होती है, उसमें भी एनएसएस वॉलंटियर चलता है। उससे पहले प्री आरडी, और उसमें से सिलेक्ट होके आरडी परेड में एनएसएस वॉलंटियर जाता है। तो उसका सिलेक्शन, उसका क्राइटेरिया कैसे रहता है? इसके अंदर एक दोनों लड़कियां और लड़के दोनों का सिलेक्शन किया जाता है। तो उसके अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, बाकायदा एक सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं कि जो कंटीजेंट वहाँ मार्च पास्ट करेगा उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखे। जी। तो एक तो वो हाइट का क्राइटेरिया रखते हैं जी। लड़कियों का थोड़ा अलग है, लड़कों का थोड़ा अलग है जी, जिससे कि उनकी पैरिटी बनी रहे। दूसरा, कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं उसमें। तो जो कंटीजेंट के लिए जाएगा उसको मार्च पास्ट ड्रिल भी अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा टफ भी होना चाहिए। बाकायदा 3-4 पैरामीटर हैं, उनसे रेस भी करवाते हैं कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, उसकी हाइट भी देखते हैं, फिर ड्रिल भी कराते हैं, मार्च पास्ट करा के देखते हैं कि सब जो एक कहते हैं ना कि जब फौज के अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं कि उनके नी आपस में टच हो तो नहीं रहे, ये हाँ जॉइंट्स वगैरह, तो ये चीज़ देख के उसका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे कि वो 1 महीने वहाँ प्रैक्टिस भी करे और वहाँ जो ड्रिल करे उसके हाथ की मूवमेंट सही है या नहीं।
तो ड्रिल करवाते हैं, उससे बाकायदा रेस करवा के उसकी फ़िज़िकल टफनेस देखते हैं, साथ में उसके हाइट का भी पैरामीटर, और साथ ही साथ उसको कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते हैं, जिससे कि अगर कल्चरल प्रोग्राम वहाँ प्रस्तुत करना हो तो वो भी उसको आना चाहिए। साथ ही साथ उसको एनएसएस के बारे में नॉलेज कितना है तो इंटरव्यू भी होता है। इन सब को कंबाइंड करके प्री आरडी के लिए स्टेट सेलेक्ट करता है बच्चों का। फिर बाकायदा प्री आरडी सिलेक्शन, फिर वहाँ पे 10 दिन का कैंप लगता है, फिर ये चीज़ें दोबारा फिर आरडी के लिए सिलेक्शन होता है। हर स्टेट का अपना अपना कोटा होता है, जैसे चंडीगढ़ के एक मेल और एक फीमेल का है, और कई स्टेट के 4 वॉलेंटियर का है, कईयों का 6 का है। ऐसे करके नेशनल लेवल के ऊपर ये कंटीजेंट तैयार होता है। और ये केवल ये सिविलियन कंटीजेंट है जो कर्तव्य पथ पे परेड करता है। जी, बहुत सुंदर। यानी एक वॉलेंटियर को रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने का एक जो मौका है वो एनएसएस देता है। तो ये प्री आरडी और आरडी कैंप रहे। एक हम एनआईसी कैंप जो एनएसएस का लगता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, तो उसका क्या प्रावधान, कैसे जा सकते, क्या होता है? जो एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है वो देश के हर कोने में आयोजित होते हैं, और इसके सामान्य तौर पे 200 एनएसएस वॉलेंटियर को पूरे देश से बुलाया जाता है जी, जिसके अंदर ये जो एनएसएस वॉलेंटियर हैं अपने अपने जिस क्षेत्र से आते हैं उनका जो कल्चर, संस्कृति, भाषा, वो दूसरे कल्चर और संस्कृति और भाषा वाले एनएसएस वॉलेंटियर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, एक दूसरे के कल्चर के बारे रेस्पेक्ट कर सकें, और एक जो इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। इस चीज़ के लिए देश के विभिन्न कोनों में राष्ट्रीय एकता शिविर लगाए जाते हैं जी। तो ये तो राष्ट्रीय एकता शिविर के पीछे का था, और उस दौरान बहुत सारी गतिविधियां, कल्चरल प्रोग्राम, आसपास के जो हिस्टोरिकल विजिट है वहाँ पे ये वॉलेंटियर जाके आते हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में था। फिर साथ ही साथ इन एनएसएस वॉलेंटियर बड़े निर्भीक होके, बड़े मजबूती से विषम परिस्थितियों का सामना कर सके, इसलिए एडवेंचर कैंप भी आयोजित किए जाते हैं जी। तो एडवेंचर कैंप के लिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, वहाँ पे ये किए जाते हैं। जैसे मनाली वगैरह के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, वहाँ पे भी जाते हैं। फिर जो यूथ है वो उसके कल्चर को, पूरे इंडिया के कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए तरह तरह से नेशनल यूथ फेस्टिवल जो आने वाले समय में 11 और 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में होगा। ये अलग अलग रीजन में होता है, कभी गुवाहाटी, कभी बेंगलोर, कभी के कहाँ पे, जिससे कि पूरे देश के युवा हैं जो अपना कल्चर लेके आते हैं। तो सभी युवाओं के अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पनपती है। इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जो अपने लेवल पे भी कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रूरल कैंप हो गए, जैसे मैं चंडीगढ़ का कहूँ कि कल ही एक गुजरात के रूरल कैंप अटेंड करने के लिए 500 एनएसएस वॉलेंटियर गए हैं। तो इस तरह से स्टेट भी करवा सकता है एनएसएस वॉलेंटियर्स के लिए। तो प्री आरडी आरडी के सिलेक्शन के लिए तो क्राइटेरिया हमने समझा, लेकिन अगर एनआईसी है, एडवेंचर कैंप है, या नेशनल यूथ फेस्टिवल है, या स्टेट कैंप है, इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया या नॉमिनेशन रहती है? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का तो ये क्या है कि दिस इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि इंस्टीट्यूशन से नाम मांगे जाते हैं। और इन जितने भी कैंप है एनएसएस की, उनकी एक खास बात ये है कि जितनी संख्या में मेल होंगे उतनी संख्या में फीमेल होंगे जी, ठीक है, उस आधार के ऊपर किया जाता है। ये अलग बात है कि कई बार, जैसे पिछली बार कुछ मतलब कि कारण रहा होगा सरकार का कि लड़कियों का ही कंटीजेंट ने मार्च पास्ट की। अब जैसे जम्मू में केवल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लड़कियों का लग रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, पर जनरली ये होता है कि आधे लड़के और आधी लड़कियां ये कैंप लगाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के लिए थोड़ा सा ये देखा जाता है इनफॉर्मली कि भाई इनको कल्चरल परफॉर्मेंस आती है कि नहीं आती है। उस बेसिस के ऊपर लगता है कि ये एनएसएस वॉलेंटियर अच्छा कर रहा है, उसका फिर वो इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम ऑफिसर स्टेट एनएसएस सेल को नाम दे देते हैं और उनके नाम आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। जी। और हमने एक कभी कभार ये भी सुना है कि एनएसएस वॉलेंटियर्स को ये भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए दूसरे देशों में जाएं। हाँ, कई बार सरकार के कार्यक्रम आते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, वो एनएसएस वॉलेंटियर्स को कल्चरल एक्सचेंज के लिए
यहाँ से एनएसएस वॉलंटियर को सिलेक्ट करती है और दूसरे देशों में भेजती है। और कई बार दूसरे देशों के भी यहाँ आते हैं जो एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ कल्चरल एक्सचेंज और अपनी उस कंट्री के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे इंटर स्टेट का भी है कि कई बार एक स्टेट के लोग एक पर्टिकुलर स्टेट में आते हैं और वो कल्चरल एक्सचेंज के लिए उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं और पर ये एक रेगुलर फीचर नहीं है जी। ये सरकार को जब ऊपर से आदेश आते हैं सरकार की तरफ से तब भेजे जाते हैं। जी सर, हमने एक्टिविटीज़ तो जनरल हमने समझी थी जो रेगुलर है, हम कुछ भी कुछ इनिशिएटिव आ रहा है या इलेक्शंस आ रहे हैं या कोई कैंपेन आ रहा है वो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन स्पेशल कैंपिंग जो इंस्टीट्यूट वाइज आपने कहा हर एक इंस्टीट्यूट में होती है, तो वो स्पेशल कैंपिंग में क्या किया जाता है? स्पेशल कैंपेनिंग के पीछे जो मुख्य पर्पज़ है वो एडॉप्टेड विलेज में एक्टिविटी का पर्पज़ है जी। तो एनएसएस के अंदर दो एस्पेक्ट लेके चलते हैं हम। एक है एम्पावरमेंट ऑफ द एनएसएस वॉलंटियर एंड अनदर वन इज़ टू सर्व द कम्युनिटी। तो एनएसएस वॉलंटियर के एम्पावरमेंट के लिए उसको जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, कई डिजीज़ से रिलेटेड लेक्चर हो गए, हेल्थ चेकअप कैंप हो गए, उस एडॉप्टेड विलेज में ऑर्गेनाइज करना, उस एडॉप्टेड विलेज के अंदर स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गई, कई बार सफाई हो गई, किसी बिल्डिंग की सफाई हो गई या कोई गार्डन वहाँ पे तैयार कर दिया या किसी गार्डन को एडॉप्ट करके उसकी मेंटेनेंस हो गई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब गतिविधियाँ शामिल होती है। और रात के समय क्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर कल्चरल परफॉर्मेंस हो गई। और वहीं से जो सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य है कि स्पेशल कैंपेनिंग के अंदर जो यूथ है उसका जो इनर टैलेंट है वो भी निकल के बाहर आए, वो टीम वर्क में काम करे। तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं कि जो कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है कि साथ बैठ के मिल के खाना बनाएं खाएं, और कैंप के दौरान जैसे कैंप फायर भी होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो उन 7 दिन के अंदर ये सब गतिविधियां शामिल की जाती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ अगर हो रही है, अगर स्पेशल कैंप हो रहा है या रेगुलर एक्टिविटीज़ है, तो वो बीच जैसे स्कूल का कुछ टाइम होता है, अपनी पढ़ाई चल रही होती है या कॉलेज में है, तो उस पर कुछ क्लासेस पे इफेक्ट या पढ़ाई पे कुछ? देखो स्पेशल कैंपेनिंग है वो छुट्टियों में होता है जी, बीच में जब आपका सेशन चल रहा है नहीं होता जी। ठीक है। जो रेगुलर एक्टिविटी है वो डेट के अकॉर्डिंग या वैसे हैं, तो उसके अंदर एनएसएस वॉलंटियर को हाँ ये निश्चित रूप से तो 1-2 क्लास से तो कई बार मिस करनी पड़ती है, पर कई बार ये चीज़ देखने में आया कि द एक्टिविटी ऑफ एनएसएस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्लास, क्योंकि इसमें भी एक लर्निंग है, सेवा से सीख है इसके अंदर भी। और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये करिकुलम का पार्ट है। तो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का, तो एनएसएस से बेस्ट कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम क्या हो सकता है। बिल्कुल। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने देखा, एक तो आपने समझाया कि फंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैसे मिलती है, लेकिन अगर कोई वॉलंटियर कोई कैंप जा रहा है, कोई भी नेशनल कैंप जा रहा है, इंटरनेशनली जा रहा है, या कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, या एनरोलमेंट की बात करें, तो क्या उनसे कुछ फ़ीस चार्ज की जाती है, रजिस्ट्रेशन, कुछ पैसे लिए जाते किसी बात के? एनएसएस के अंदर जितने भी कैंप हैं जी, एनएसएस वॉलंटियर का एक भी पैसा नहीं लगता जी, चाहे कोई सा भी कैंप हो। जी, पूरी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जी। एनएसएस वॉलंटियर से एक भी पैसा नहीं लिया जाता कभी। तो ऐसा कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने शायद सुना हो जो गवर्नमेंट से भी एसोसिएटेड है, ना आपसे कुछ चार्ज करता है, लेकिन आपको 0 लेवल से लेकर आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाता है? अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स को फेलिसिटेट भी किया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए, तो किस तरह के अवार्ड्स एनएसएस वॉलंटियर को मिल सकते हैं? तो मैं बताऊंगा कि एनएसएस के अंदर जो आप एक्टिविटी करते हैं, इसी स्कीम की एक खूबसूरती ये है कि इसमें अगर आप काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका काम दिखता है। बिल्कुल। और उस काम को एक्नॉलेज करने के लिए स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट अवार्ड्स हैं जी, और नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल अवार्ड्स हैं जी। तो ये 2 साल की टेन्योर का हम काउंट करते हैं इसके अंदर, चाहे एनएसएस वॉलंटियर हो या एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हो जी। तो जो नेशनल लेवल के ऊपर एनएसएस एक तो देते हैं यूनिवर्सिटी का, 2 अवार्ड तो यूनिवर्सिटी के होते हैं जी। फिर 10 अवार्ड होते हैं वो एनएसएस यूनिट को होते हैं।
जी, जो इकाई है। हाँ, 10 अवार्ड एनएसएस यूनिट के होते हैं और उन्हीं के प्रोग्राम ऑफिसर्स को भी होते हैं जी, यूनिट के, और 30 अवार्ड एनएसएस वॉलेंटियर्स को होते हैं और बड़ी अच्छी खासी अमाउंट उसके अंदर होती है। और भारत की राष्ट्रपति दरबार हॉल के अंदर राष्ट्रपति भवन में वो पुरस्कार प्रदान करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकायदा करती है। और बहुत ही सम्मान और गर्व की बात होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये समाज की सेवा के लिए आपको भारत का राष्ट्रपति आपको ये पुरस्कार प्रदान करता है। ऐसे ही स्टेट लेवल के ऊपर जो स्टेट एनएसएस सेल है, जो अच्छे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए भी स्टेट अवार्ड का आयोजन करती है और उनको बाकायदा नवाजा जाता है, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाता है। तो स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे पुरस्कार वितरण समारोह भी होते हैं। जी, बहुत सुंदर। एक जैसे किसी भी योजना को या ऑर्गेनाइजेशन का चलाना हो तो उनकी कुछ गाइडलाइंस या इस तरह से कहे कुछ रूल्स रेगुलेशन एक बुक रहती है, ऐसी एक एनएसएस मैनुअल है जो गाइडलाइंस हमें एनएसएस के बारे में बताता होगा। तो एनएसएस मैनुअल है और उस एनएसएस मैनुअल के अंदर एक एनएसएस की एक ब्रॉड लाइन, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, एनएसएस के अंदर कोऑर्डिनेटर्स कैसे अपॉइंट होने चाहिए, एक डायरेक्शंस हैं जी, और एक तो स्ट्रक्चरल चीज़ें कैसी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन से लेके नेशनल लेवल तक। दूसरा है कि एक्टिविटीज़ को लेके कि कौन कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट की जानी चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि कैसे कैसे पैसे इसके अंदर खर्च किए जाने चाहिए। मोटे तौर से ये चीज़ें होती हैं। सर्विस कंडीशन है, जैसे स्टेट लाइज एनएसएस ऑफिसर है, यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर है, उसकी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी कैसे होनी चाहिए, एनएसएस की एडवाइजरी कमेटीज़ के बारे में बताया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो ये नेशनल लेवल से यूनिट लेवल तक पूरा का पूरा उसके अंदर एक खाका दिया होता है और उस मैनुअल के अनुसार एनएसएस चलता है। और इसके अंदर बाकायदा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत कुछ बताया होता है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में ट्रेनिंग में क्या क्या इम्पार्ट किया जाएगा वो भी बताया जाता है। एक एनएसएस वॉलंटियर्स आज इतने हो चुके हैं, उनकी अलग पहचान है। अगर कोई प्रोग्राम के अंदर वो बैठे हों और अगर बोला जाए कि ताली बजानी हो तो एनएसएस की जो एक क्लैप बजती है तो उनकी पहचान अलग ही इस ताली से मानी बिल्कुल। ये जो एनएसएस की क्लैब है, जिसको एनएसएस क्लैब बोलते हैं, वो एनएसएस की पहचान है। और बाकायदा जब एनएसएस क्लैब बजती है तो कोई भी गेस्ट के सम्मान में भी बजाते हैं और ऐसे भी बजाते हैं, तो दे फील प्राउड। बिल्कुल। और एनएसएस वॉलंटियर्स को वाइट टाइगर भी कहा जाता है, तो कुछ ऐसी ये बात रह गई थी कि क्या वो यूनिफॉर्म वाइट रहती है एनएसएस की, कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा उसके अंदर क्या है कि जनरली एनएसएस वॉलंटियर है वो वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर लोगो है वो पहन के चलते हैं, और सोशल सर्विस से रिलेटेड इनका एस्पेक्ट है जी। तो इसलिए उस टी शर्ट के कारण ही इसको शुरुआती दौर में वाइट ही कपड़े पहनते थे जी, तो इस कारण इनको वाइट टाइगर्स बोला जाता है जी। हाँ जी। अब एनएसएस के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, कैंप्स हैं, बहुत कुछ आपसी तालमेल है, हायरार्की है पूरी, एक मंत्रालय से नीचे तक, आपस में भी कॉलेज लेवल पे प्रोग्राम ऑफिसर साथ वॉलंटियर्स की। तो इतना बड़ा ही अगर परिवार है, अगर इतनी बड़ी संस्था है, तो आपस में खिटपिट या ऐसा कुछ जनरल स्वाभाविक बात है। तो ऐसी जो चैलेंजेस आ जाते हैं काम करते दौरान, उसको ओवरकम करना, कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो कुछ? एक एनएसएस स्कीम की खास बात है कि जिसका टेम्परामेंट नहीं होता जी, वह एनएसएस में टिक नहीं सकता। इस स्कीम की एक खूबसूरती है जी। तो जो टेम्परामेंट वाले आते हैं उनके अंदर ये खिटफिट वाली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इवन दो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और अधिकारियों के सामने भी ये चैलेंज रहता है कि हम यूथ को क्या दे रहे हैं जी। तो उनको खुद को भी अपना व्यवहार है उनके सामने एग्जेम्पलरी दिखाना पड़ेगा जी। और ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो एनएसएस के अंदर जो इस भावना से नकारात्मक सोच से आता है जी, वो नहीं चल सकता किसी भी सूरत में। बिल्कुल। उसको एक न एक दिन वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मजबूरी वाला आदमी जो एनएसएस में आया है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। जिसका टेम्परामेंट है वही काम करेगा यहाँ पे, सेवा भाव चले, सेवा भाव से चलेगा।
और सर आपके बारे में मैंने जाना था कि आप खुद एक एनएसएस वॉलेंटियर रहे, फिर आप एक एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी रहे, अभी आप वर्तमान में स्टेट लाइजन ऑफिसर है। तो जब आप वॉलेंटियर थे और इतना जो आपने एनएसएस को जिया है, इतने साल जो एनएसएस को दिए हैं, कुछ एनएसएस के अंदर कुछ बदलाव आया और उस हर एक फेस में आपने क्या नया अनुभव किया? ये बहुत बदलाव आया। शुरुआती दौर में एनएसएस के पास बहुत ही कम गतिविधियां थी जी, और कई बार ऐसा भी लगता था कि औपचारिकता हो रही है। उस चीज़ को मैं कभी पसंद नहीं करता था। काम करना तो बहुत अच्छे से करना। तो इवन तो जब मैं एनएसएस वॉलेंटियर ही था तो प्रोग्राम ऑफिसर्स को भी यही कहता था कि औपचारिकता के लिए काम मत कीजिए। और हमने एनएसएस वॉलेंटियर रहते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे काम किए जी, बाकायदा प्लांटेशन की, पूरी यूनिवर्सिटी को हरा भरा किया जी, उनकी सेवा करते रहे। उस इलाके के लिए कौन से प्लांट होने चाहिए वही लगाए और आज देखने लायक है उसमें जी। तो एक मकसद लेके मिशन मोड के अंदर काम किया वॉलेंटियर। जी, जब मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर होके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 में आया तो जो ट्रेडिशनल तरीका चला रहा था उससे मेरा हटके था। मैंने कहा प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे जी, और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने के लिए मैंने 3 प्रोजेक्ट चलाए। प्रोजेक्ट उदय टू टीच स्ट्रीट चिल्ड्रंस, एल्डरली पीपल के लिए एक हेल्पिंग हैंड का प्रोजेक्ट चलाया और छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट नन्ही जान पीजीआई में चलाया। तो वो बड़े सफल प्रयोग थे मेरे एनएसएस में। फिर जब मैं स्टेट लाइजन ऑफिसर बना तो मेरे एक दिमाग में एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा डिजाइन करूं जिसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें और दूसरे एनएसएस यूनिट्स फॉलो करें। तो प्रोजेक्ट सारथी का जो कॉन्सेप्ट था वो उसको हमने लिया पीजीआई के अंदर और सेक्टर 16 और 32 के हॉस्पिटल में, और आज वो नेशनल लेवल पे लागू है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा प्रोजेक्ट हमने लिया साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सोल्जर्स तैयार किए, वो आज नेशनल लेवल पे लागू है। तो हम पिछले 2-2.5 साल के अंदर 2 प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे लागू करने के लिए दे सके। तो हमने एक चंडीगढ़ की तरफ से पूरे कंट्री के सामने एक मॉडल दिया है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो बेसिकली मैं कहूँ कि एनएसएस के अंदर मेरी कोशिश ये रहती है कि आई शुड बी ए ट्रेंड सेटर, कि हम कुछ ऐसा ट्रेंड सेट करें जिसको आगे फॉलो किया जाए। बिल्कुल, जब इतने सारे युवा एक चीज़ को अपनाएंगे तो स्वाभाविक वो पूरा देश अपना लेगा। तो चंडीगढ़ जैसे एक रीजन है एनएसएस के, हमने जो डिवीज़न समझा था, चंडीगढ़ के 2 प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल तक आपने बताए। कुछ और हमारी अचीवमेंट्स जो चंडीगढ़ के अंदर हुई हो? एनएसएस के लेके बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताएं कि हमने 3 साल पहले एक कॉल दी थी कि 1 वॉलेंटियर 1 kg प्लास्टिक। अच्छा। और हमने 17,000 kg प्लास्टिक इकट्ठी की इस शहर के अंदर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया। ऐसे ही हमने मेरी माटी मेरा देश में 10,500 पेड़ पौधे लगाए जी, और अभी एक पेड़ माँ के नाम पे हमने 60,000 पेड़ पौधे लगाए। तो मोटे तौर पे ये एक छोटे से शहर के लिए एनएसएस की एक बहुत बड़ी देन है जिसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, मैंने इन प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। साथ ही साथ मैंने स्कूल के एनएसएस वॉलेंटियर्स को अलग तरह की गतिविधियों के लिए जोड़ा और कॉलेज के एनएसएस वॉलेंटियर को अलग तरह की गतिविधियों के लिए जोड़ा, जिससे कि दोनों के बीच में ऐसा बॉन्डिंग हो कि ये इनको सीख सके। और कोशिश ये कि जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं वो एनएसएस वॉलेंटियर हो, साइबर सोल्जर्स भी एनएसएस वॉलेंटियर तैयार करें कि हम इन हाउस हमारा जो ट्रेनिंग का रिसोर्स मैकेनिज्म डेवलप करें। और ब्लड डोनेशन तो हमारे रेगुलर चलते हैं, जो एक रेगुलर फीचर है, चलते रहना चाहिए। तो और ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं ये कहूँगा कि आज चंडीगढ़ का कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको एनएसएस की ज़रूरत नहीं हो। एक एनएसएस के बारे में मैंने ये भी जाना था कि एनएसएस में कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हमने बात की, स्वाभाविक है अगर वो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ और सेवा के क्षेत्र में जा रहा है तो मिलती हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड जो हमारे पोजीशंस पे है, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे आईएएस हो, वो अपना जिक्र करते हैं कि हमारे जीवन में एनएसएस का पहले कुछ एक भाग्य रहा होगा, कुछ भागीदारी उनके जीवन में रही है जिससे आज वो सीख पा रहे हैं।
तो एनएसएस की जो अचीवमेंट्स रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ज़रूर जिन्होंने एनएसएस से सीख कर आज कुछ पोजीशन पाई है, कुछ अचीवमेंट पाई है जो जानने योग्य है। एनएसएस के अंदर जो एनएसएस वॉलंटियर रह गया और जो जिन ऊंचाइयों पे गया है, कि मैं आपको पहले बताऊं कि पीछे हमारे जो गवर्नर साहब थे हरियाणा के, उनके पास भी एनएसएस रहा था जी। और जिसने एनएसएस किया उसके अंदर ये वॉलंटियरिज्म का और सेवा का भाव जा नहीं सकता जी। और सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर एनएसएस का बहुत बड़ा रोल उस रहता है। तो जब उसका जीवन उसके अनुसार ढल जाता है तो वो किसी भी मुकाम तक जाए, वो चीज़ उसको हमेशा बाध्य करते रहेगी कि मैं समाज के लिए कुछ न कुछ करूं। और एनएसएस के अंदर मैं कई चीज़ें बताता हूं कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें और एक व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और संस्थानों पे क्या प्रभाव पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी क्या इमेज है, तो कई बार मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और अमेरिका से, बोले कि सर एक कम्युनिटी सर्विस है वो बड़ा कंपोनेंट है बाहर। बिल्कुल। पर जब हम इंटरव्यू करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एडमिशन के लिए, तो जब इंडिया का एनएसएस का सर्टिफिकेट रखते हैं तो हमसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, और उसी जगह अगर किसी एनजीओ का सर्टिफिकेट होते हैं तो हमारी बाकायदा पूरी ग्रिलिंग होती है। तो कहने का मतलब इंटरनेशनली ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है कि अगर इसके अंदर जिसने काम किया है तो डेफिनेटली उसने सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ये मान के चलते हैं जी। दूसरे कुछ वॉलंटियर्स का कॉल आया कि जब हम किसी सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो जिक्र ये आता है कि अच्छा आप एनएसएस वॉलंटियर थे, तो उनका इंटरव्यू लेने का अंदाज बदल जाता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनएसएस है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुआयामी तरीके से प्रभावित करता है, चाहे उसके खुद का चरित्र निर्माण हो, चाहे समाज में सेवा का हो, चाहे दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दिखाने का हो, क्योंकि वो लीडरशिप के रोल में रहता है, दूसरों के लिए आदर्श भी हो जाता है, लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। और वॉलेंटियर, अब जैसे आप किसी संस्थान में देखते हो तो वॉलेंटियर जब कैप और शिष्य लगा के चलता है तो उसका अपना एक टशन होता है, बिल्कुल। और सब लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कम्युनिटी में जाता है तो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं चंडीगढ़ का ही उदाहरण देता हूँ, घर में कौन किसी को घुसने देता है, पर सर्दियों में अगर एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, लोगों में बांटने होते हैं, तो जब देखते हैं तो गेट की जब घंटी बजाते हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छा हाँ जी, कोई आपको गर्म कपड़े एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो वो बोलते हैं आप एनएसएस वॉलंटियर, तो गेट खोल देते हैं कि आओ ले जाओ। दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनएसएस वॉलंटियर, जब लोगों देखते हैं कि ये एनएसएस वॉलंटियर है, अदरवाइज घर में कौन घुसने देता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि एक एनएसएस वॉलंटियर की सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी भी है, उसमें लोगों का विश्वास भी है। तो एक जिम्मेदार नागरिक है एनएसएस वॉलंटियर, जिस पे समाज रिलाई करता है, विश्वास करता है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हर किसी में देखने को नहीं मिलते। सर्टिफिकेट की एक बात रह गई थी, वो एक्टिविटी वाइज मिलेगा या टेन्योर ख़त्म करने पे कुछ साल के बाद कैसे मिलता है? एनएसएस के अंदर बाकायदा आवर्स का प्रोविज़न है कि 120 आवर्स एक एकेडमिक ईयर के अंदर आपने पूरा किया और एक स्पेशल कैंप लगाया हो तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा। 240 आवर्स और 2 कैंप लगाए हो तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा, और ऐसे ही 120 उसके बाद में लगाए तो आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस में ए सर्टिफिकेट का 1% का वेटेज है, बी का 2% का और सी का 3% का वेटेज है। और कई जगह कई राज्यों में जो एनएसएस वॉलंटियर है उसको बाकायदा, जैसे हरियाणा में है, उसको 2 नंबर मिलते हैं सर्विस के अंदर भी जब उसकी मेरिट डिसाइड करते हैं। तो हर स्टेट का इसके अंदर एक है जो एनएसएस के अंदर हम चाहते हैं कि थ्रू आउट पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी आए, हर स्टेट के अंदर हर जगह एक जैसा वेटेज हो, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल होगा। तो एनएसएस को बहुत खूबसूरती से, नज़दीकी से हमने समझा और जाना। अब आप एनएसएस वॉलंटियर जो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर वो सोच रहे हैं, वो अगर हाई स्कूल में हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में हैं, अगर वो वॉलंटियर बनना चाहते हैं या जो पहले से भी वॉलंटियर हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो एनएसएस है ये उन सौभाग्यशाली लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं,
अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए जी। और साथ ही साथ जिंदगी का प्रमुख उद्देश्य या जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्ति है, आनंद आना चाहिए और दूसरों की सेवा करके जो आनंद आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो एनएसएस में जरूर है। अनुभव करने योग्य है वो, अनुभव एहसास करने योग्य है, अनुभव करने योग्य। और कुछ एक लास्ट क्वेश्चन की एक कॉन्सेप्ट एक रहता है कि पेरेंट्स का, कि वो समझते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये एक्स्ट्रा है या टाइम पास कह देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं कि इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। अब वो पेरेंट्सों की संख्या बहुत कम हो गई है जब से मोबाइल आया है जी। अब वही पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे जो वॉलेंटियर हैं उनको है ना बाकायदा एनएसएस में लगाओ। अभी देखो आपको एक बात बताएं कि ड्रग को लेके जी पेरेंट्स इतने परेशान हैं, मोबाइल को लेके इतने परेशान हैं। हम एनएसएस के अंदर ड्रग डी एडिक्शन पे भी बहुत काम करते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं और हमने काफ़ी हद तक कॉलेजों में इसको कम भी किया है, काफ़ी हद तक हुआ है। तो आज वही पेरेंट्स, मैं आपको वही पेरेंट्स ये कहते हैं कि इनको एनएसएस में लो और वो बहुत कम लोग रह गए जो कहते हैं कि नहीं एनएसएस तो ऐसे फालतू की एक्टिविटी है। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि जब इलेक्शन के दौरान एनएसएस वॉलंटियर्स ने काम किया तो मेरे पास पेरेंट्स भी आए जी कि सर आपने बच्चों को अच्छे काम में लगाया जी, अदरवाइज इन्होंने घर पे रह के मोबाइल ही देखना था और वो बहुत अच्छे थे। तो अगर ये इस तरह से काम करने लगे और दूसरे डायमेंशंस को छूने लगे और नया मुकाम हासिल करने लगे ना, तो पेरेंट्स जानबूझ के कहेंगे। और नई शिक्षा नीति के अंदर तो हर पेरेंट्स चाहेगा कि उसका बच्चा कम्युनिटी सर्विस करे। आज मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हर पेरेंट्स इस बात के ऊपर जोर लगाएगा कि मेरे बच्चे को एनएसएस दिलाओ, यूनिट्स और लेकर आने। हाँ, यूनिट्स और लेके आओ। आज भी प्रेशर है क्योंकि इसके बिना वो न तो समाज से जुड़ पा रहा है न परिवार से जुड़ पा रहा है जी, इसलिए एनएसएस उसको सबके साथ जोड़ता है। आने वाले टाइम में एक और बड़ा रेडियस बनने वाला है एनएसएस का। हाँ जी। तो यानी यूथ एंगेजमेंट आज बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को डिप्रेशन में नहीं जाना, ड्रग्स में नहीं जाना, कुछ तो करने के लिए चाहिए, तो एनएसएस आपको एक मार्ग दिखाएगा, समाधान भी देगा। मार्ग ही नहीं, एनएसएस समाधान है, रास्ता तो है ही है, पर इन चीज़ों का समाधान भी है। वन से एनएसएस वॉलंटियर वो कभी नशा नहीं करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये दवा है उन लोगों के लिए। बिल्कुल, वन से वॉलंटियर ऑलवेज वॉलंटियर, ये भी। हाँ, तो हमारे दर्शकों ने आज एनएसएस के बारे में, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में गहराई से, नज़दीकी से समझा और जाना। जो लोग अभी हाई स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, अगर एनएसएस में एनरोल्ड नहीं है तो ज़रूर वो एनएसएस के एनरोलमेंट के बारे में जल्दी जान सकते हैं, या आपके कोई संपर्क में ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप कहकर एनएसएस में एनरोल ज़रूर करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फ़िट रहना हो, जो हमारे जीने का एक ज़रिया है, एक साधन है, जो हमें फ़िटनेस चाहिए इन चारों तरह की, वो एनएसएस वॉलंटियर्स को ज़रूर मिलती है। और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, अवार्ड्स है, कैंप्स है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में आज हमने ये जानकारी ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वाक्य है, खुद को अगर खोजना हो तो खुद को दूसरों की सेवा में लगा दो। यही राष्ट्रीय सेवा योजना का, भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का उद्देश्य था। आज हमारे साथ डॉक्टर नेमीचंद गोलिया जी, जिन्होंने एनएसएस को जिया है, एक वॉलंटियर से रह करके प्रोग्राम ऑफिसर और आज स्टेट लाइजन ऑफिसर, यानी हज़ारों लोगों को वो आज उनकी देख रेख में चंडीगढ़ के अंदर एनएसएस की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको बहुत खूबसूरती से देख रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।